नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं BPSC 104 जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। पिछले वीडियो में जो है हमने पढ़ा था इकाई 4 के बारे में। आज हम बात करेंगे इकाई 5 के बारे में जिसका शीर्षक है निर्जातीयता, धर्म और भाषा। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि वोटिंग के व्यवहार का क्या अर्थ होता है, वोटिंग के व्यवहार को प्रभावित करने वाले और निर्धारित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो वोटर्स के जो वोटिंग का जो एक पैटर्न होता है ना कि हम किस आधार पर वोट देते हैं उसको क्या करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं कि मैं अगर किसी पार्टी को वोट दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, इसके कारक क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारा जो असाइनमेंट का PDF है वो काफ़ी सस्ते दामों पर जो है अवेलेबल है, सिर्फ 10 रुपये एक सब्जेक्ट का। यानी अगर आपका 10 सब्जेक्ट है तो 100 रुपये और 8 सब्जेक्ट है तो 8 का असाइनमेंट आपको 80 में मिल जाएगा। तो ये जो ऑफ़र है सिर्फ और सिर्फ आज शाम 6 बजे तक के लिए है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो शाम 6 बजे से पहले कीजिए, वरना फिर जो है इसका दाम बढ़ाकर 25 रुपीज़ पर सब्जेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे निर्जातीयता है क्या, क्योंकि शीर्षक जो है ना चैप्टर का वो है निर्जातीयता, धर्म और भाषा। एक चीज़ देख लीजिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई चुनाव कराए जाते हैं तो वह धर्म और भाषा पर आधारित होते हैं। आई बात समझ में? अब क्यों होते हैं इसका आपका सवाल ये होगा कि सर क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारा जो राजनीतिक है शुरू से ऐसा ही चला रहा है। हम कई समुदायों में बटे हुए हैं। आई बात समझ में? अब जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं कि भाजपा जब अपना चुनावी प्रचार करती है तब आपने देखा होगा कि भाजपा के जो प्रचारक या नेता होते हैं वे जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आपको दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 90% हिंदुओं का वोट चाहिए, वे हिंदू वोटर को लुभाना चाहते हैं। आई बात समझ में? जब कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM चुनाव प्रचार करती है तो वहाँ पे मुस्लिमों की बढ़ चढ़कर बातें की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का वोट चाहिए। यानी तुष्टीकरण की राजनीति भारत में है। कोई हिंदू को तुष्टि करना चाहता है, कोई मुसलमानों को तुष्टि करना चाहता है। अगर आप बात करें BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी अध्यक्षा मायावती जी हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है। तब जब भी वो मंच से भाषण देती हैं तब दलितों की बात करती हैं, पिछड़ों की बात करती है। जब कोई CPM यानी वामपंथी पार्टियों का चुनाव प्रचार करता है तो उसमें दलितों की बात करते हैं, वो लोग मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आई बात समझ में? तो अगर उसके बाद करें भाषा की बात, तो देखिए भाषा अगर आप साउथ चले जाओगे ना तो वहाँ पे हिंदी कोई नहीं बोलता, वो हिंदी जानता है फिर भी आपसे हिंदी में वो बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हमने हिंदी को यहाँ घुसने दे दिया तब हमारी जो भाषा है वो लुप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? आप देखिए साउथ इंडिया में क्या होता है कि केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भाजपा को वोट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई वोट? क्योंकि उन लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि भाजपा जो है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, यानी जो हिंदी बोलने वाले हैं उनकी पार्टी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं DMK, AIDMK, इन सभी पार्टियों को जो है ना वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भाषाई आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लोगों को बरगलाते हैं कि नहीं भाई अपना भाषा है, इसको सुरक्षित करो, ये करो। तो जो भी है भारत में जो वोटें दी जाती है वो जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, निर्जातीयता के आधार पर। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर। आई बात समझ में? तो चलिए पहले हम जान लेते हैं निर्जातीयता क्या। देखिए निर्जातीयता का सीधा मतलब होता है कि पहचान, आपकी पहचान क्या है। निर्जातीयता को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कि आपका पहचान का बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे आपका जाति क्या है ये भी आपका एक पहचान है, आपका धर्म क्या है ये भी एक पहचान है, आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है ये भी एक पहचान है। क्योंकि जब कहीं हमने देखा है कि जब मैं MP घूमने के लिए गया था तब कई लोग मुझसे मेरा जाति पूछ रहे थे। मेरे हाथ में कलावा धागा देखकर उन्हें मालूम तो था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन उनको जानना था कि मेरी जाति क्या है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जातीयता का बहुत मायने रखता है। अगर आप ब्राह्मण जाति के हो या राजपूत के हो तो आपको बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन वहीं पर आप अगर SC ST हो ना, आपको उतना सम्मान नहीं मिलता। ये मैं
ज़मीनी बात कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल जी हाँ, ज़मीनी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। आप भी जाकर देख सकते हैं या फिर इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। तो ये एक मेरा पहचान है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपकी जाति क्या है, यानी वो मेरा पहचान पूछ रहे हैं। अगर मैं कहीं जाऊँ, वो मुझसे पूछे कि आपकी भाषा क्या, आपकी मातृभाषा क्या है, तो वो भी एक पहचान है। आपकी संस्कृति क्या है, वो भी एक पहचान है। वेशभूषा भी एक पहचान है। अब बंगाल जाओगे तो साड़ी पहनती महिलाएं मिल जाएंगी। आप गुजरात जाओगे तो वहाँ का अलग वेशभूषा है। आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ के लोग माथे में पगड़ी पहनते हैं। आप उत्तराखंड जाओगे तो वहाँ के लोग माथे में टोपी पहनते हैं। तो ये क्या है, एक अलग अलग पहचान है। तो इसे कहते हैं निर्जातीयता। अब दूसरा जो है वो है पहचान बनने का आधार केवल एक कारक होता है, जैसे एक जाति या वर्ग या कोई चिन्ह या कोई जेंडर, सिर्फ एक कारक होगा। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि पार्टियों की बात मैंने की। देखिए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। इस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो है मायावती जी। मायावती जी जब भी बोलती हैं दलितों के बारे में बोलती है, यानी वो एक स्पेसिफिक कास्ट के खिलाफ बोलती हैं, स्पेसिफिक जाति के खिलाफ वो अपना प्रचार करती हैं। तो इसे हम कहेंगे कि बीएसपी जो पार्टी है वो क्या है, निर्जातीयता पर आधारित पार्टी है। यानी वो पूरे देश की बात नहीं करती, वो क्या करती है, सिर्फ दलितों की बात करती है, बहुजनों की बात करती है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि वो सिर्फ एक पहचान की जाति की बात कर रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए, किसी भी निर्जातीयता पार्टी के तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर कोई पार्टी निर्जातीयता वाली पार्टी होगी, माने सिर्फ एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय पर वो अपना ध्यान केंद्रित करेगी, तो उसके तीन लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला, इसमें एक समूह का निर्माण किसी मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर होता है। यानी पार्टी जब बनाई जाएगी ना, तो उसमें जो लोग होंगे वो सिर्फ उसी जाति के होंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद बोल के एक है, जो पहले खुद को चंद्रशेखर रावण कहता था। वो कहता है कि वो भीम आर्मी का या भीम सेना का जो है ना, वो जो भी है भीम सेना का वो हेड है, अध्यक्ष है। तो आपने देखा होगा वो जब भी बोलते हैं वो अपने जाति के लिए बोलते हैं। जब भी उनका कोई प्रचार होता है, कोई काम होता है, वो जाति आधारित जो है उनका काम होता है। और उनकी पार्टी में उच्च जातियों को स्थान नहीं मिलता, न ब्राह्मणों को, न राजपूतों को, न भूमिहारों को, किसी को जो है वहाँ पे स्थान नहीं दिया जाता। तो ये पहला कारक है कि जब भी कोई पार्टी निर्जातीयता के आधार पर बनेगी तो उसके जो कार्यकर्ता होंगे या उसके जो नेता होंगे वो उसी जाति से होंगे। दूसरा है, यह समूहों के सदस्यों को ही लामबंद करती है। लामबंद मतलब बांध कर रखती है। दूसरे समुदायों से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये जानते हैं कि मतलब वो पहले आकलन कर लेते हैं कि हमारे स्टेट में जो है ना 40% आबादी किसकी है, दलितों की है। तो हम सिर्फ दलितों की बात करेंगे और पूरा का पूरा 40% जो वोट है ना, वो 40% वोट हम लेंगे। तो बाहरी दूसरी जातियों से ना या बाहर के लोगों से इनका कोई मतलब नहीं रहता। इनका भाषण, इनका सब कुछ, इनका कार्यकलाप जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जातियों के लोगों के लिए रहता है। तीसरा है, यह जातीय समूह के हितों की महत्व देती है। यानी वो जिस जाति की होंगी या वो पार्टी जिस जाति के लिए बनाया गया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी जाति के लोगों को क्या करती है, महत्व देते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं किसके, निर्जातीयता पार्टी की। तो उम्मीद है निर्जातीयता को आप समझ गए होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है। आइए जानते हैं धर्म क्या है। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात आती है ना, तब भारत को कहा जाता है कि भारत एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का अधिकार है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आपका धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, आप भारत के चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। भारत सरकार के अधीन जितनी भी कार्यकलाप होते हैं, जितनी फैसिलिटीज़ होती है, वो आपको मिल जाएगा। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आई बात समझ में? हालांकि धर्मनिरपेक्ष कहना गलत होगा। अगर आप संविधान को खोलकर देखें, खोलकर उसको पढ़ें, तो हमें पंथ निरपेक्ष मिलेगा, आपको धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अब धर्म और पंथ में अंतर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आई बात समझ में? देखिए, धर्म कहते हैं कि धर्म एक बड़ा होता है, विस्तार। हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है। आई बात समझ में? अब पंथ की बात करें तो पंथ क्या हो जाएगा? पंथ समुदाय को कहते हैं। अब समुदाय कैसे हो जाएगा भाई? जैसे हम बौद्ध को एक धर्म नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसके पीछे रीज़न है। देखिए, बौद्ध क्या है? बौद्ध हिंदू सनातन से ही टूट के आया है।
आई बात समझ में? सनातन से ही वो टूट के आई है। भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध, तो भाई एक बात बताओ, भगवान बुद्ध उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम ने जब जन्म लिया था, किस में जन्म लिया था? हिंदू में ही ना लिया था। इस बात को समझना होगा। अगर आप एक बौद्ध हैं तो इसको समझिए कि भगवान बुद्ध पहले हिंदू के रूप में ही तो जन्म लिए थे। उनके अनुयायियों ने बाद में क्या किया? एक अलग धर्म बना दिया। और सनातन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, वो अनादि आदि काल से है। कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि धर्म की निर्माण जो है इसका कब हुआ। लाखों वर्ष पुराने मंदिर आपको मिल जाएंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं आप चले जाएं, देखिए वहाँ पे बड़े बड़े मूर्ति है। खजुराहो आप चले जाइए, सूर्य का कोणार्क सूर्य मंदिर चले जाइए, पूरी जगन्नाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, इनका निर्माण कब हुआ था किसी को नहीं पता। तो सनातन धर्म आदि अनादि से है, लेकिन उससे टूट कर क्या बना? बौद्ध धर्म बना। तो वो अब धर्म नहीं कहेंगे। धर्म से टूटकर जब कोई धर्म बनता है उसे धर्म नहीं कहते, उसे पंथ कहते हैं, समुदाय कहते हैं। आई बात समझ में? आपका पूरा एक क्या है? पूरा मान लीजिए एक घर है, उस घर से एक मकान को अलग कर देंगे तो क्या कहेंगे? एक मकान को एक घर नहीं कह सकते हैं, वो एक मकान है। एक सिर्फ एक ही मकान को आप घर कैसे कह दोगे? घर का मतलब क्या? एक घर का बनता है जब उसमें बाथरूम हो, जब उसमें किचन हो, जब उसमें छत हो, जब उसमें बगीचा हो, सब मिलकर एक क्या बनता है? घर बनता है। लेकिन सिर्फ एक कमरे को क्या आप घर कहोगे? नहीं कहोगे, वो सिर्फ एक कमरा है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद बात करते हैं जैन की। तो जैन भी क्या है? सनातन धर्म से ही टूटकर बना है। आई बात समझ में? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे कि सनातन का ही हिस्सा है और ये पंथ है। खैर जो भी हो, अब देखिए भारत में जब भी वोट होता है, कोई भी वोट आप देख लीजिए, विधानसभा को, लोकसभा का हो, किसी भी राज्य का हो, तो उसमें जो वोट कराए जाते हैं, तो वोट में जो पार्टियां शामिल होती है इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए, वो क्या करती हैं कि अपने धर्म के लोगों को लुभाने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि हमारे धर्म के लोग हमें वोट दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चाहती है कि मुस्लिमों का हमें वोट मिले, इसलिए तो जहाँ जहाँ भी वो चुनाव लड़ती है मुस्लिम एरिया में चुनाव लड़ती है, और उनका उम्मीदवार कौन होता है? एक मुसलमान ही होता है, क्योंकि उनको सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए। उन्हें हिंदुओं से, सिखों से, जैनों से, ईसाइयों से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा देखिए सबकी बात तो करती है, नेशनल पार्टी है तो सबकी बात तो करेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि वे हिंदुओं पर अधिक फोकस करती है। कि जब रथ यात्रा निकाली गई थी आडवाणी जी के समय पर पूरे भारत में, तो वो सिर्फ हिंदुओं को देखकर निकाली गई थी। संकल्प यात्रा जब भाजपा निकालती है, जब मंदिर बनाने की बात करती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो है भाजपा हिंदुओं की बात करना चाहती है, भाजपा हिंदुओं को लुभाना चाहती है। इसमें कोई दोहराई बिल्कुल नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को बड़े बड़े मंचों से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए देखा होगा। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को लुभाना चाहती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो फिर और भी दलितों की पार्टी, उनकी बात करें तो मंच से वो जय भीम का नारा लगाती है। जय भीम नारा मतलब आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, और आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, आप जय भीम का, वैसे तो अंबेडकर जी हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, हर किसी का, पूरे भारतवासियों का है। लेकिन जो कुछ पार्टियां हैं वो कहती है कि नहीं, हम दलितों की पार्टी है, हम भीम की पार्टी है, हम जय भीम बोलेंगे। तो उनका कार्य क्या रहता है कि लुभाना। किनको लुभाना? दलितों को लुभाना, वंचितों को लुभाना, शोषितों को लुभाना, जो निचले जाति के लोग हैं उनको लुभाना। तो कहीं ना कहीं धर्म को देखकर ही चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। जब भाजपा अपना ये एजेंडा लेकर आई थी चुनाव लड़ने के लिए 2014 से पहले, तब उनका जो एक ये था एजेंडा था, उसमें क्या था कि हम जो है अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर बनवाएंगे। हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। आई बात समझ? भारत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अयोध्या, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है। तो उसमें भाजपा क्या बोलती है कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से मस्जिद को हटाकर जो है वहाँ पे मंदिर का निर्माण मैं मस्जिद तो खैर बहुत पहले हट गया था 1992 में, तो मंदिर का मैं निर्माण करवाऊँगा। तो कहीं ना कहीं अपने चुनावी भाषणों में, चुनावी प्रोपेगेंडा में उन्होंने हिंदुओं की बात की। तो ये इसे कहते हैं धर्म की राजनीति। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी मुसलमानों के हक में हमेशा बात बोला है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मुसलमानों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने सन 1985 में मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक विधेयक प्रस्तुत किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का वोट चाहिए था। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य था साहबानो केस के प्रभाव को विफल करना था। साहबानों को तलाक दिया गया था, आप जानते होंगे साहबानों केस का, आज भी भाजपा जो है कांग्रेस को इस केस पर घेरती आई है।
साहबानो केस उच्चतम न्यायालय के साहबानो नामक मुस्लिम महिला से संबंधित निर्णय के बारे में था। साहबानो अपने पति के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंची, जिन्होंने उसे तलाक दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में साहबानो के पक्ष में निर्णय दिया कि उसे भरण पोषण के लिए भुगतान होना चाहिए। इससे मुस्लिम समुदाय का एक मुखर गुट उत्तेजित हो गया, जिसने अदालत द्वारा दी गई मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले लाभ से वंचित करने वाले कानून पारित करने पर दबाव डाला। मुसलमानों का समर्थन खोने के डर से कांग्रेस सरकार ने अदालत के आदेश से तलाकशुदा महिलाओं के लाभों को नकारने वाले विधेयक को पेश किया। सरकार के निर्णय ने नारीवादियों और समाज के अन्य लोकतंत्र वर्ग को नाराज कर दिया। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को भी वो डांट डपट सकती है। अब देखिए, साहबानो का पति उसे तलाक दे दिया था। इसके खिलाफ साहबानो सर्वोच्च न्यायालय गई, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट सभी चीज़ों को देखकर ये फैसला लिया कि ठीक है, आप तलाक दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तलाक दीजिए। लेकिन ये नियम है हमारे देश में, किसी भी देश की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे कि अगर आप अपने पत्नी को तलाक देते हैं तो आपकी पत्नी को भरण पोषण के लिए हर महीने कुछ आपको पैसा देना होगा, वरना अपना भरण पोषण वो कैसे करेगी। तो अब देखिए, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था ना, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मैं किताबी बातें कह रहा हूँ जो आपके इग्नू के बुक में दिया हुआ, और ये वास्तविक चीज़ें हैं। आप इंटरनेट में जाके इस केस के बारे में देख सकते हैं। तो अब क्या किया, अब कांग्रेस का एक बड़ा गुट था, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आबादी जो है, मतलब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आबादी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे मुस्लिम कानून, शरिया कानून जो है कुछ और कहती है, आप कैसे कर सकते हैं। तब कांग्रेस ने देखा कि अगर ऐसा होता रहा तो हम क्या करेंगे, हम क्या मुस्लिम का जो वोट है वो उसे खो देंगे। तो इसलिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कोई प्रधानमंत्री कि आप इसको बदलो, तो उसने क्या किया, एक विधेयक पारित किया, एक बिल लाया। तो उस बिल के माध्यम से क्या किया गया, साहबानों के पक्ष में जो फैसला सुनाना था उसे बदल दिया गया। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस को लोग इसलिए भी बदनाम करते हैं, इसलिए भी बोलते हैं कि आपने तो साहबानों तक को जो है न्याय नहीं दिला पाया, तो आप और किसी को न्याय क्या दिलाओगे। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये सारा खेल खेला, तो इसके पीछे क्या था, इसके पीछे धर्म की राजनीति थी। इसके पीछे एक खास वर्ग को, मुसलमानों को क्या करना था, उनका वोट लेना था। तो कहीं ना कहीं जो है ये किया गया। चलिए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के टाइम पे या नेहरू जी के टाइम पे बहुत सारा सवाल उठ रहा था वक्फ वोट के बारे में। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे वक्फ वोट जो है वो आया। तो वक्फ वोट क्या होता है कि वक्फ वोट एक मुस्लिमों की ऐसी संस्था है, वक्फ वोट चाहे तो आपको आपके घर आकर कह सकती है कि ये मेरी ज़मीन है। आई बात समझ में, ये मेरी ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट बैंक लेने के लिए, मुस्लिमों का वोट उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों के बारे में जो है बात करने लगा, उन्होंने मुस्लिमों के हित के बारे में बात करने लगा। आई बात समझ में। मुस्लिमों को कहते हैं अल्पसंख्यक। देखिए, आप मुस्लिम हैं तो आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं फैक्ट पर बात करता हूँ। आप एक बात बताइए, अल्पसंख्यक किसे होना चाहिए। इस देश में हिंदुओं के बाद सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की है, तो ओबियसली बात है मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। पाकिस्तान से भी अधिक मुस्लिमों की आबादी हमारे देश में है, तो फिर हम मुस्लिमों को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं। अल्पसंख्यक किन्हें होना चाहिए, पारसियों को होना चाहिए, जैनों को होना चाहिए, ईसाई को होना चाहिए, बौद्ध धर्म के लोगों को होना चाहिए, सिख धर्म के लोगों को होना चाहिए अल्पसंख्यक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा किया। भाजपा भी हिंदू का वोट लेने के लिए ऐसा करती है, उन्हें भी हिंदू का वोट चाहिए, तो हिंदू के पक्ष में बोलती है हम मंदिर बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को लुभाने के लिए भाजपा ऐसा करती है और मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस ऐसा करती है। आई बात समझ में। तो धर्म के बारे में आपने समझ गया, मैंने काफ़ी विस्तार से, काफ़ी खोल कर आपको समझाया। चलिए देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं कि वोटिंग को कैसे हम लोग क्या करें, उसमें माने प्रभावित होता है, कारा क्या क्या है। तो क्षेत्रीय अंतर देखिए क्या है। अब देखिए, कोई भी जब चुनाव कराए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, ठीक है, तो उसमें जो पार्टियां हैं ना, वो देखती है क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में किसकी अधिक आबादी है। अगर कोई क्षेत्र है, जैसे कि मैं संथाल परगना से संबंध रखता हूं, और संथाल परगना में अगर आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका आदिवासी होना जरूरी है। आई बात समझ में। आदिवासियों का यहाँ पे रिजर्व सीट है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है। अब आप समझ गए।
अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिमों की अधिक आबादी है और वहाँ पे भाजपा बीजेपी कैंडिडेट को, हिंदू कैंडिडेट को उतारती है, तो क्या मुसलमान लोग उस हिंदू को वोट देंगे? नहीं देंगे अभी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। तो भाजपा भी वहाँ क्या करती है, मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है। क्यों? ताकि मुस्लिमों का वोट उसे मिल जाए। अब बात करते हैं कि कोई मुस्लिम पार्टी है मान लीजिए, या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, अगर कहीं पर हिंदुओं की अधिक आबादी है तो हिंदू को उतारा जाता है। अगर कहीं सिखों की आबादी है तो वहाँ पे सिखों को उतारा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पे 90% हिंदू है और 10% क्या है, मान लीजिए मुस्लिम ही है, तो जो अगर वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया जाए तो क्या होगा, हिंदू उसे वोट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अगर कहीं पे मुसलमानों की आबादी है, ज़्यादा है, वहाँ हिंदू को उतार देते हैं हम, तो वो लोग उसको वोट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो राजनीतिक पार्टियां क्या देखती है कि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किसका अधिक वर्चस्व है, कि अगर किसी क्षेत्र में ब्राह्मण अधिक है तो वहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में जाट अधिक है तो वहाँ पे जाटों को उतारते हैं। अगर किसी क्षेत्र में दलित की संख्या अधिक है तो वहाँ पे दलितों को हम लोग उतारते हैं पार्टियाँ। आई बात समझ में? अब देखिए, तेलंगाना के संगाबाद, निजामाबाद और महबूबनगर जिलों में मुसलमानों की बड़ी संख्या AIMIM असदुद्दीन की पार्टी जो है उनकी है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो किसको वोट करते हैं? AIMIM को वोट करते हैं। आई बात समझ में? जबकि हिंदू इससे विरोधी दलों को समर्थन करते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय अंतर, यानी क्षेत्र के साथ में जो है ना, जिस क्षेत्र में जिसकी अधिक आबादी होती है, जिस क्षेत्र में जिस जात के लोगों की अधिक आबादी होती है, उस उम्मीदवार को वहाँ पे उतारा जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया की भूमिका, यानी वोट में सोशल मीडिया क्या भूमिका निभाती है, इसको हम आइए देखते हैं। देखिए, आज 21वीं सदी का जो युग चल रहा है, इस युग में सोशल मीडिया की ताकत क्या है, ये मुझे आपको समझाने और बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान के हाथ में क्या है, फ़ोन है। आपके घर में टीवी हो या ना हो, आपके घर में एक फ़ोन ज़रूर होगा। आपके घर में कंप्यूटर हो या ना हो, आपके घर में एक फ़ोन ज़रूर होगा। और उस फ़ोन के माध्यम से आप ट्विटर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, आप फेसबुक चला सकते हैं, आप व्हाट्सअप चला सकते हैं, आप यूट्यूब चला सकते हैं। और जो पार्टियां होती है, जो चुनावी पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, देखिए, अधिकतर युवा जो है ना वो सोशल मीडिया का यूज़ करता है। आपके पिताजी का ट्विटर अकाउंट हो ना हो, आपके पास ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर होगा। तो ये जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, ये युवाओं का वोट लेने के लिए, जो यूथ है, जो 18 साल अभी जिसने 18 साल जो है वो पार किया हो, उसका वोट लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। आज का जो आज टीवी, हर घर में टीवी है भी, तो बहुत लोग टीवी नहीं देखते हैं फ़ोन के आ जाने पर। लेकिन सरकार ही जानती है, पार्टियों को इस बात का अच्छा खासा पता होता है कि जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, वो मोबाइल चलाता है। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार करवाएंगे, छोटे छोटे रील्स बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो रीच है हमारी पार्टी की, जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी एजेंडा है, वो दूर दूर तक फैलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अब मान लीजिए आपने एक इंस्टाग्राम खोला, ठीक, अब उस इंस्टाग्राम में दिन भर में आपने 100 रील्स देखे, उस 100 रील्स में आपको 20 रील्स ऐसी मिल गई, एक ऐसी पार्टी की जो कह रहा है कि आप उसे वोट दो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट होगा उसकी तरफ, बिल्कुल होगा, आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट होगा उसकी तरफ कि नहीं भाई, ये पार्टी अच्छा ही कह रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में झूठी मूठी अफवाहें फैल जाती है, तो कहीं पर दंगा हो जाता है, कहीं पर मारपीट हो जाती है। मणिपुर का दंगा भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही फैला। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। सोशल मीडिया में जो बातें आपको मिलती है या दिखती है, चाहे वो सच हो या झूठ, आप उसे मान लेते हैं। अगर 20 रील्स में आपको एक बंदा जो है, 20 बंदा एक ही बात को कह रहा दिख जाता है कि अरे भाई 20 रील्स देखे, 20 रील्स में जो है इस पार्टी के खिलाफ बात हो रहा है, इस पार्टी के विरोध में बात हो रहा है, मतलब ज़रूर ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसे वोट नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया से इस तरह की बातें फैलती है। उसके बाद ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी होती है जो कुछ नमूने अपने बना के रखते हैं, उन्हें पैसे खिलाते हैं अपने प्रचार के लिए कि आप मेरा प्रचार करो। कुछ ऐसे लेखक होते हैं, कुछ ऐसे बॉलीवुड के एक्टर होते हैं जो किसी पार्टी के लिए बोलते हैं या उस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। आप उस एक्टर एक्ट्रेस के, उन अभिनेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। वे लोग पेड हैं, उन्हें एक ट्वीट करने के लिए पैसे मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि मेरे लिए एक पोस्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए
पार्टियां क्या देखती है कि भाई फलना हीरो का जो है ना बहुत फॉलोअर है, 10 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है, इससे चलो एक 5 करोड़ इसको देते हैं और इससे एक पोस्ट करवाते हैं कि मुझे वोट दो। अब उस एक्टर ने तो पोस्ट कर दिया, अब उसके जो एक्टर के जो फॉलोअर है उसे क्या लगा, अरे भाई मेरा जो हीरो है ना वो तो फलना पार्टी को पसंद करता है, अरे भाई मैं भी उस पार्टी को वोट करूंगा। तो ऐसा खेल होता है भाई ट्विटर में। तो इन सभी चीज़ों में बिल्कुल मत जाना। धरातल पर ना धर्म देखो, ना जाति देखो, ना कुछ देखो, आप ये देखो कि आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी काम कर रही है। आपके क्षेत्र में जो पार्टी काम कर रही है आप उसे वोट दो, चाहे वो पार्टी कोई भी रहे, भाजपा हो, कांग्रेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर आप धर्म को घुसाओगे, जाति को घुसाओगे तो पॉलिटिक्स गंदा हो जाएगा। तो सोशल मीडिया की जो भूमिका है दोस्तों ये है। चलिए अब आगे और आखिरी जो है हमारा होगा भाषा। आई बात समझ में कि भाषा किस प्रकार जो है ना प्रभावित करती है। चलिए भाषा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारत जैसे देश में हर राज्य का अपना एक अलग भाषा है। कुछ राज्य में हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन वहाँ की भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जैसे उत्तराखंड का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, उत्तर प्रदेश का भी हिंदी है, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है। लेकिन आप उत्तराखंड चले जाओगे तो वहाँ का एक पहाड़ी लैंग्वेज भी है, पहाड़ी भाषा भी है जो लोग बोलते हैं। आप सिक्किम चले जाओगे तो वहाँ के लोग नेपाली बोलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर सिक्किम में एक वैसे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दिया जाए जिसको नेपाली नहीं आता हो, जो सिर्फ हिंदी में बात करता हो, तो क्या उसे वहाँ के लोग वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोगों को जो है हिंदी बोलना नहीं आता है। तब आप जब चुनाव के लिए प्रचार करोगे आप हिंदी में बात करोगे, क्योंकि आपको नेपाली नहीं आती। तब जब आपको नेपाली नहीं आती तब आप सारे नेपालियों से, सारे उस सिक्किम के लोगों से जो नेपाली की भाषा बोलते हैं उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, उनसे आप जुड़ नहीं पाओगे। अगर आप तमिलनाडु चले जाओ और आपको तमिल नहीं आती हो, आपको सिर्फ हिंदी आता हो और आप हिंदी में भाषण दोगे, तो क्या वहाँ के लोग आपको वोट देंगे? वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो अपना भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, इसे तो तमिल बोलना ही नहीं आता है, मैं इसे तमिल में कुछ बोलूँगा तो ये समझ ही नहीं पाएगा, इसे वोट मत दो। अब बंगाल चले जाओ, बंगाल में क्या है, बंगाल में सब कुछ बंगला में होता है। वहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को, वहाँ पे किसी तमिल व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया जाए जो तमिल में बात करता हो, तो क्या बंगाली लोग उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। गुजराती लोग जो है वैसी को वोट देंगे जिसे गुजराती बोलना आता हो। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो चुनावी ये है वो भाषा पे भी आधारित होता है कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो उस क्षेत्र की भाषा आपको आना चाहिए। आप उस क्षेत्र की भाषा जानते हैं तभी वहाँ पे आप चुनाव लड़ पाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में हिंदी को अनिवार्य करने और अंग्रेजी को हटाने का विरोध करने का आंदोलन किया। देखिए उत्तर भारत के लोग अधिक अंग्रेजी नहीं बोलते, ये बात सच है। 1953 में हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने हिंदी को एकमात्र माध्यम बनाया, माने सिर्फ आप हिंदी में ही परीक्षा दे सकते हैं। राज्य सरकार ने उर्दू माध्यम वाले स्कूलों को सरकारी सहायता देना निलंबित कर दिया, लेकिन नेहरू ने हिंदी और उर्दू के बीच समानता की मांग की। सन 1961 और 71 में उत्तर प्रदेश में हिंदी को आधिकारिक संरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश की तीसरी राज्य भाषा संस्कृत थी, उर्दू नहीं, जबकि अन्य दो हिंदी और अंग्रेजी थी। 1970 के दशक में उर्दू बोलने वालों ने उर्दू को महत्व दिए जाने की मांग को उठाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनने का वादा किया गया। देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, मुस्लिम तुष्टीकरण कहीं ना कहीं आ गया। आई बात समझ में? अंत में 1994 में मुलायम सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया और इस प्रकार उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं भाषा को देखकर जो है, अब देखिए समाजवादी पार्टी जो है ना उनको किसका वोट चाहिए भाई? वो हमेशा मुस्लिमों के बात करते हैं। एक बात जानते हैं क्या है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं तो कहता हूँ कि मतलब राजनेताओं के चक्कर में आके आपस में लड़ते हैं। भाषा हो, धर्म हो, जाति हो, इस पर फ़ायदा किसको होता है? नेताओं को होता है। वे सीएम बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जहाँ थे हम वहीं रहते हैं। तो इनसे भी चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको लुभाने के लिए लॉलीपॉप दिया जाएगा, आपको लुभाने के लिए चॉकलेट दिखाया जाएगा। उस लॉलीपॉप को देख के अगर आप लालची बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या है, मूर्ख हैं। आपको देखना चाहिए कि समाज के लिए क्या काम हो रहा है,
आज अगर कोई पार्टी आपके लिए बात कर सकती है तो कल वो पार्टी आपके खिलाफ भी बात कर सकती है। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो जो भ्रष्ट नेताएं होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। अगर ये भ्रष्ट नेताएं किसी के होते तो इतना घोटाला क्यों होता भाई? कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये सब क्यों होता? तो देखिए, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया हूँ। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ, आपको समझ में आ गया। तो मुझे इससे जो है ना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा है। और एक दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना अच्छा समझाता हूँ ना कि मेरा दावा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे अच्छा पढ़ाने वाला कोई है नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये दावा है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाता हूँ, एक एक चीज़ तोड़कर, खोलकर, एग्जाम्पल देकर पार्टियों की, ऐसा आपको कोई नहीं समझाता होगा। एक भी चैनल का आप नाम बता दो जो इस तरह मेरे तरह खुलकर किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिसे मैं अगर पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसलिए उसे अपने समाज से, पॉलिटिकल पार्टियों से, चुनावों से क्या करता हूँ, चुनावों का एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। ऐसा कोई नहीं समझाएगा। तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो उसका फीडबैक भी आपको देना ज़रूरी है। तो आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।